नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। देश में एक तरफ ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव प्रचार भी तेज हो जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार और जोर शोर से हो रहा है और इस चुनाव उपचार के बीच ही दौरान ही खुलेआम कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी दिखाई दे रहा है। पार्टी चाहे कोई भी क्यों ना हो, हर कोई अपनी राजनीतिक रैली में हजारों लाखों लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखकर सभाएं आयोजित कर रही है और आपको बता दें कि इसको लेकर रोड शो भी किया जा रहा है। और इस सब के चलते ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलने का भी जो खतरा है वो लगातार बढ़ गया है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज केंद्रीय चुनाव आयोग एक अहम बैठक कर रहा है और इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भी शामिल होंगे, जो केंद्रीय चुनाव आयोग को ओमिक्रॉन के खतरे और उसके बारे में अब तक की जानकारी से केंद्रीय चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। चुनाव आयोग आज सुबह करीब 11 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ यह बैठक करेगा। आपको बता दें कि इसको लेकर भी बैठक में रैलियों पर रोक लगाने का फैसला हो सकता है। सूत्रों की माने तो केंद्रीय चुनाव आयोग स्वास्थ्य सचिव में से ही ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे और इससे जुड़ी तमाम जानकारियां जानना चाहता है और केंद्रीय चुनाव आयोग स्वास्थ्य मंत्रालय से यह भी जानना चाहता है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है और इससे बचने के क्या कुछ उपाय बताए गए हैं। सवाल यह भी हो सकता है कि देश की एक बड़ी वयस्क आबादी को कोरोना की पहली और दूसरी डोज लग चुकी है, तो ऐसे में इस ओमिक्रॉन का खतरा कितना ज्यादा बढ़ जाता है और केंद्रीय चुनाव आयोग ये भी जानने की कोशिश जरूर करेगा कि क्या अगर ऐसे माहौल में चुनाव संपन्न करवाया जाता है तो उससे कोरोना के इस नए वेरिएंट को फैलने से कैसे रोका जा सकता है। केंद्रीय चुनाव आयोग की आज की बैठक इस वजह से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इस बैठक से कुछ दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में केंद्रीय चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री से अपील की गई थी कि वो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए रैलियों और रोड शो पर रोक लगाए। अगर मुमकिन है तो चुनाव को भी टाला जाए और इसके साथ ही वैसे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट इसको लेकर कोई आदेश भले ही ना दिया हो, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट जिस तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री से अपील की है, निश्चित तौर पर उसके बाद से केंद्रीय चुनाव आयोग के ऊपर भी एक अतिरिक्त जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि अब चुनाव आयोग को यह तय करना है कि अगर ओमिक्रॉन के खतरे के बीच चुनाव संपन्न करवाने हैं तो वो कैसे करवाए जाएंगे, क्योंकि ऐसे तो बंगाल चुनाव के दौरान भी केंद्रीय चुनाव आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश देते हुए कई आदेश जो है वो जारी किए थे, लेकिन उन आदेशों का खुलेआम उल्लंघन हुआ था और इसी वजह से केंद्रीय चुनाव आयोग की आज की बैठक अपने आप में ही खासी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इससे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को खुद में भी एक स्पष्ट मिलेगी और ये तय करने में मदद मिलेगी कि चुनाव संपन्न करवाने हैं तो किन नियमों और निर्देशों के साथ ही करवाने हैं। अगर केंद्रीय चुनाव आयोग को ऐसा लगता है कि चुनाव संपन्न करवाने के दौरान ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ने लगता है तो केंद्रीय चुनाव आयोग इलाहाबाद हाईकोर्ट के अपील कर विचार कर सकता है और जिसमें चुनाव को फिलहाल ना करवाने की बात कही गई थी। कांग्रेस ने रविवार को कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ बीजेपी की सरकार पर है कि कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के प्रसार के बीच राजनीतिक रैलियों के आयोजन पर रोक लगानी जानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। साथ ही जोर दिया है कि जो भी फैसला लिया जाएगा कांग्रेस उसका पालन करेगी और कांग्रेस रैलियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करेगी या नहीं। और इस सवाल पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस पर फैसला सरकार को लेना है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, सत्ता में कौन है, बीजेपी प्रधानमंत्री कौन है, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में सत्ता में कौन है, बीजेपी वैज्ञानिक आंकड़े किसके पास उपलब्ध है, मोदी सरकार ऐसे में जमीनी स्तर पर ओमिक्रॉन के खतरे की जानकारी किसके पास हो सकती है। सरकार कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि संविधान और कानून के मुताबिक प्रतिबंध लगाने की जिम्मेदारी और अधिकार सरकार के पास है। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या वाम दल फैसला कैसे ले सकते हैं। सुरजेवाला ने कहा, सभी तथ्य जानने के बाद इस बारे में फैसला प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लेना होगा। गौरतलब है कि इससे पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम मोदी और चुनाव आयुक्त से कोरोना के खतरे को समझते हुए विधानसभा चुनाव टालने को लेकर विचार करने की अब बात कही है और इसके साथ ही हाईकोर्ट के चुनावी रैलियों और राज्यसभाओं को लेकर भी रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए कहा गया है।
अगले साल आपको बता दें, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर में ही विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर सियासी पार्टियां पूरी जोर शोर से जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के मंडी का दौरा करेंगे और यहां पीएम मोदी दोपहर करीब 12 बजे 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पनबिजली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश और ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की अध्यक्षता करेंगे और प्रधानमंत्री लगातार देश में उपलब्ध संसाधनों की अप्रयुक्त क्षमता का भी पूरी तरह से उपयोग करने पर जोर देते रहे और इस संबंध में हिमालय क्षेत्र में पनबिजली क्षमता का अधिकतम उपयोग करना एक कदम माना जा सकता है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा परियोजनाओं का उद्घाटन करना और अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास करना इस दिशा में उनके एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है। प्रधानमंत्री आपको बता दें कि रेणुकाजी बांध परियोजना का शिलान्यास करेंगे और आपको ये भी बता दें कि करीब 3 दशकों से लंबित पड़ी इस परियोजना को प्रधानमंत्री सहकारी संघवाद की सोच से संभव बनाया गया। इस परियोजना को संभव बनाने के लिए केंद्र सरकार 6 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली से बातचीत कर उन्हें एक साथ लाई है। आपको बता दें कि 40 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा और ये दिल्ली के लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री इस दौरान ही सावरा कुड्डू पनबिजली परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। 111 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण लगभग 2080 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इससे प्रति वर्ष 380 मिलियन यूनिट से ज्यादा बिजली का उत्पादन होगा और राज्य को सालाना 120 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व अर्जित करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के ही दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक से लगभग 28,000 करोड़ रुपए की परियोजना की भी शुरुआत के साथ ही क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच सेंचुरियन में ही खेला जा रहा है और इस आपको बता दें कि टीम इंडिया के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और पहला दिन ओपनर केएल राहुल के ही नाम रहा और वहां आपको बता दें कि 122 रन बनाकर नाबाद है। उनके इस पारी की बदौलत टीम इंडिया के 3 विकेट के ही नुकसान पर 272 रन बनाए। राहुल ने ही टेस्ट करियर का अपना 7वां शतक जड़ा और इस पारी में ही राहुल ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। वो साउथ अफ्रीका में शतक जुड़ने वाले भारत के दूसरे ओपनर बन गए हैं और उनसे पहले ये कारनामा वसीम जाफर कर चुके हैं। उन्होंने 2007 की सीरीज में 116 रन बनाए थे और इसके अलावा आपको बता दें कि सेंचुरियन में भी शतक बनाने वाले वो दुनिया के तीसरे विदेशी बल्लेबाज हैं और राहुल के ही अलावा ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर और वेस्ट इंडीज के भी क्रिस गेल ने भी अपने नाम शतक जोड़ने का रिकॉर्ड बनाया है और राहुल ने जो 7 शतक बनाए हैं वो इंडिया इसको लेकर भी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका में आए हैं। इंग्लैंड में उनके नाम 2 शतक है। राहुल 6 देशों में शतक लगाने वाले भारत के तीसरे ओपनर हैं और इससे पहले महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने और वीरेंद्र सहवाग ही ऐसा कर सके हैं। केएल राहुल का ये सेना देशों को साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बतौर ओपनर 4था शतक है। उन्होंने वीरेंद्र सहवाग, रवि शास्त्री और विनु मार्कट को पीछे छोड़ दिया है। तीनों ने 3-3 शतक लगाए हैं। राहुल अब सिर्फ गावस्कर के ही पीछे हैं। सुनील गावस्कर ने ही सेना देशों से अधिक जो सबसे अधिक था उसमें 8 शतक लगाए थे और सेंचुरियन टेस्ट का पहला दिन खत्म होने पर राहुल 122 रन बनाकर खेल रहे हैं और राहुल साउथ अफ्रीका में एक खास मुकाम हासिल करने के करीब है। वो अगर 48 रन और बना लेते हैं तो फिर साउथ अफ्रीका में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे और साउथ अफ्रीका में बतौर भारतीय बल्लेबाज सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। उन्होंने आपको बता दें कि 1997 की सीरीज में ही 159 रन बनाए थे और इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली ने भी 150 रन की पारी खेली है।
अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 में पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को भी पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी खुलकर समर्थन किया है। सचिन पायलट ने अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी है। पायलट ने गहलोत को चिट्ठी लिखकर रीट 2021 में 31,000 की जगह 50,000 अभ्यर्थियों को नियुक्त देने का सुझाव दिया है। पायलट ने लिखा है कि रीट के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है और मूल परीक्षा 31,000 शिक्षकों के लिए हुई थी और प्रतियोगिताओं में भी मांग 31,000 की जगह पर 50,000 बेरोजगार शिक्षकों को नियुक्त करने की थी और इस मांग को लेकर भी ये लंबे समय से जयपुर में आंदोलन कर रहे हैं और इनकी मांग को महानुभूति करने पर भी विचार जरूरी है। और सचिन पायलट बेरोजगार के समर्थन में इससे पहले भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं। पायलट समर्थक आपको बता दें कि विधायक भी बेरोजगारी के समर्थन में हैं और पायलट समर्थन मंत्री हेमाराम चौधरी भी संविधान कर्मियों को भी नियुक्ति करने की मांग को लेकर समर्थन कर रहे हैं और रीट प्रतियोगियों के समर्थन में इससे पहले कई विधायक लिख चुके हैं, लेकिन सचिन पायलट का समर्थन मिलने से सियासी चर्चाएं जरूर तेज हो गई हैं। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में बेरोजगारों के समर्थन में कई घोषणाएं की गई थी और सचिन पायलट अब उन घोषणाओं को पूरा करने की पैरवी कर रहे हैं। जयपुर में 9 साल की एक बच्ची से अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया है। ये वारदात बच्ची को घर पर अकेला पाकर पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने की है। बच्ची के रोने पर ही आस पड़ोस के लोगों को पता चला तो वो भाग निकला और 2 दिन पहले हुई इस घटना के संबंध में पीड़िता बच्ची की मां ने करनी विहार थाने में ही एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस पोक्सो एक्ट दुष्कर्म छेड़छाड़ की धाराओं को लेकर भी मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश भी कर रही है। आरोपी वहीं गली मोहल्ले में सब्जी बेचने का काम किया करता है। आपको बता दें कि जानकारी ये मिली है कि मूल रूप से टोंक जिले के रहने वाली महिला अपने पति और 9 साल की बेटी के साथ जयपुर में रहती है और वो एक निजी अस्पताल में काम किया करती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 24 दिसंबर को वो काम पर चली गई, तब मासूम बेटी घर पर अकेली ही थी। वो शाम करीब 6:30 बजे हॉस्पिटल से ड्यूटी पूरी कर घर लौटी, तब पड़ोसी के कमरे में रहने वाले व्यक्ति ने बातचीत हुई। उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाला शंकर तुम्हारी बच्ची को अकेला पाकर अपने कमरे में बहलाकर ले गया और वहां बच्ची के साथ अश्लील हरकतें की। पड़ोस के लोगों ने देखा कि शंकर भाग निकला और ये सुनकर मां घबरा गई और मां ने अपनी बच्ची से पूछा तो बताया कि शंकर अंकल ने शराब पी रखी थी। वो उसे अपने कमरे में बहाना बनाकर ले गया जहां गंदी हरकतें करने लगा। बच्ची की आप बीती सुनकर घबराई मां उसे लेकर करनी विहार थाने पहुंची, जहां शंकर के खिलाफ केस दर्ज कराया और इसकी जांच पुलिस फिलहाल कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने बच्ची का मेडिकल मुआयना भी करवाया है। मां की मौजूदगी में महिला स्टाफ ने उसके बयान भी दर्ज किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई।